अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है खादिम अली ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज अपने अगले टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अर्थ आउटर लेयर जो है वो गैसियस लेयर है। ये गैसियस लेयर ने चारों तरफ से ज़मीन को घेरा हुआ है। द एटमॉस्फेयर इज़ द गैसियस एनवेलप ऑफ द अर्थ, or you can say atmosphere is the gaseous blanket of the earth। तो हमारी ज़मीन जो है, कुर्रा हवाई जो है, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, वाटर वेपर्स ज़मीन से उड़ते हैं, ऊपर जाकर कंडेंसेशन होती है, क्लाउड्स बनते हैं, बरसते हैं और हमें फ्रेश वाटर इसी मैकेनिज़्म से मिलता है। हीट एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ इसमें मूव करती है, वर्टिकली भी हॉरिजेंटली भी। जितने भी क्लाइमेटिक और वेदर चेंजेस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो इसी की वजह से हैं। इसी में जो हवाओं का और जो मैकेनिज़्म है वो जनरेट होता है। हवाएं एक जगह से दूसरे हिस्सों में चलती हैं, वाटर वेपर्स बनते हैं और वेदर चेंजेस वगैरह इसी में आती हैं। आज हम इस टॉपिक को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोजिशन और दूसरा है स्ट्रक्चर। पहले हम कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर को देखेंगे। डियर स्टूडेंट, इस गैसियस एनवेलप ने हमारी ज़मीन को चारों तरफ से घेर रखा है। सतह ज़मीन से एटमॉस्फेयर की बुलंदी 60,000 किलोमीटर तक है, एज स्टेटेड बाय ब्लिज इन द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट में। जो वो उसने बताया है कि ये सतह ज़मीन से 60,000 किलोमीटर तक इसकी बुलंदी है। ज़्यादातर गैसेस इसके निचले हिस्से में 50 किलोमीटर से नीचे पाई जाती हैं। बाकी मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते चले जाते हैं। एयर प्रेशर बहुत कम है इससे ऊपर। तो हमारा ये एटमॉस्फेयर हमारी लाइफ सस्टेनिंग लेयर है, जिसमें हर तरह की लाइफ जो है वो सस्टेन करती है। लेकिन ज़्यादातर हमारे एटमॉस्फेयर का और हमारे वेदर चेंजेस का दारोमदार जो है ज़मीन से 10 किलोमीटर तक की बुलंदी तक है। यहीं पर वेदर इवेंट्स जो हैं वो चेंज होते हैं और हवाएं चलती हैं, साइक्लोन्स आते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है। ज़्यादातर हमारा ताल्लुक 10 किलोमीटर तक की लेयर के साथ है। हमारा पहला पोर्शन है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से बना है? जैसा कि हमने शुरू में बताया कि एटमॉस्फेयर इज़ द गैसियस एनवेलप ऑफ द अर्थ। ये मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस से बना है। इन गैसेस को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक है कांस्टेंट गैसेस, दूसरी हैं वेरिएबल गैसेस और तीसरी इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स पाए जाते हैं इम्प्योरिटीज। कांस्टेंट गैसेस में 3 गैसेस जो हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नॉन पॉइजनस गैस है। प्लांट लाइफ का दारोमदार नाइट्रोजन पर है। ये नाइट्रोजन बैक्टीरिया बनाने में भी हेल्पफुल है और जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए ये एक एसेंशियल गैस है। दूसरे नंबर पे आने वाली गैस जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर है। ऑक्सीजन हम एब्जॉर्व करते हैं। हमारी लाइफ इज़ डिपेंडेंट ओवर दिस गैस। हमारे लंग्स इसे एब्जॉर्व करते हैं, हमारा ब्लड एब्जॉर्व करता है
हमारा फूड जो है वो बर्न करने में ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस दोनों ऑक्सीजन की वजह से होते हैं। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिक्स फॉर्म में है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जलने से बचाती भी है। तीसरे नंबर पे जो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में गैस है वो आर्गन है। ये एक ड्राई गैस है और ये इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। ये कांस्टेंट गैसेस हैं। इसके बाद आ जाती हैं वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैसेस में 3 गैसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी भी गैसेस हैं लेकिन वो कम इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर का 0.04% है। ये कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर को होल्ड करती है, ग्रीन हाउस अफेक्ट करती है ज़मीन पर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्लाइमेटिक चेंज में अहम रोल अदा कर सकती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रियलाइजेशन से और अर्बनाइजेशन से एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कंट्रोल करते हैं। हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज कर रहे हैं। लाखों की तादाद में गाड़ियाँ, इंडस्ट्री भी कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज कर रही हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैर ज़रूरी इंक्रीज कर गई तो क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग आएगी और उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड से ही प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड से ही बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड, जिससे लाइमस्टोन डिज़ोल्व हो जाता है पानी में, एक एसिड बनता है। थोड़ी सी मकदार कार्बन डाइऑक्साइड की जो पानी में मिल जाती है वो कार्बोनिक एसिड बना देती है जो लाइमस्टोन को डिज़ोल्व करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ही क्लाइमेटिक चेंज की एक बड़ी वजह बन रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग भी कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हो रही है। इसी तरह दूसरे नंबर के ऊपर जो बहुत इम्पोर्टेंट गैस है वो वाटर वेपर्स हैं। वाटर वेपर्स ज़मीन से हवा में मुंतकिल होते हैं। वाटर वेपर्स भी टेम्परेचर को एब्जॉर्व करते हैं और होल्ड करते हैं। वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में बिलियंस ऑफ टन वेट में मौजूद हैं और हवा में ऊपर जाकर कंडेंसेशन से बारिश बरसाते हैं। ओशियानिक सरफेस से वाटर वेपर्स हवा में और सतह ज़मीन से मुंतकिल होते रहते हैं और फ्रेश वाटर बारिश और स्नोफॉल की शक्ल में ज़मीन पर जब आता है तो ज़िंदगी का वजूद इसी फ्रेश वाटर पर मुनहसर है। तीसरे नंबर पर जो गैस है वो ओजोन गैस है। ओजोन O3। ओजोन गैस जो है ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में ज़्यादा पाई जाती है। अब 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दरमियान में ये ज़्यादा पाई जाती है और 20 से 25 किलोमीटर में ज़्यादा थिक फॉर्म में पाई जाती है। ओजोन गैस जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती है और टेम्परेचर को एब्जॉर्व करती है। ये ओजोन गैस जो है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में
अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ज़मीन तक आने से रोकती है। इट शील्ड्स अस फ्रॉम दिस हाईली डेंजरस सोलर रेडिएशन। और अगर ये हमारी ज़मीन को और लाइफ को प्रोटेक्ट ना करे तो ज़मीन पर जानवरों में, इंसानों में ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर आम हो जाएगा, एनिमल टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लाइफ ज़मीन पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। कुछ और भी वेरिएबल गैसेस हैं जो एरिया टू एरिया वेरी करती हैं और बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। इनमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, अमोनिया है, मीथेन है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं। ये गैसेस एरिया टू एरिया वेरी करती हैं और बड़ी माइन्यूट क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। तीसरे नंबर पर इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। इम्प्योरिटीज़ भी हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं। डस्ट पार्टिकल्स ज़मीन से हवा में मुंतकिल होते रहते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स बहुत लाइट और बारीक होते हैं और डिपेंड करता है एरिड और सेमी एरिड में इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जबकि ह्यूमिड एरिया में इनकी क्वांटिटी कम होती है। सेमी एरिड रीजन में ये 2000 से लेकर और एरिड रीजन में 4000 पार्टिकल पर क्यूबिक मिलीमीटर में मौजूद होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में औरतें डस्टिंग हर दूसरे तीसरे दिन बाद डस्टिंग करती रहती हैं और हमारे कॉलर जो है वो ख़राब हो जाता है। अगर हम मोटरसाइकिल पर जाएं तो हमारी वेट स्किन पे ये चिमड़ते रहते हैं और ये हवा में जब मौजूद होते हैं तो सन रेज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। कलर्ड सनसेट और कलर्ड सनराइज आपको डस्ट पार्टिकल्स की वजह से नज़र आता है। इसी तरह हमारे एटमॉस्फेयर में जो इतनी इंडस्ट्री लगी हुई है वो स्मोक दाखिल करती रहती है। स्मोक हमारे एटमॉस्फेयर में फैल रही है। बेशुमार ऑटोमोबाइल हैं और बेशुमार इंडस्ट्री है जो हर वक्त स्मोक को एटमॉस्फेयर में दाखिल करती रहती है। गर्मियों के दिनों में तो ये स्मोक हवा में ऊपर उठ जाती है, लेकिन सर्दियों के दिनों में ये स्मोक सरफेस के साथ रहती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। और स्मोक और फॉग मिलकर स्मॉग बनाते हैं। सर्दियों में जब फॉग वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं सरफेस के साथ तो हम इसे फॉग कहते हैं, और जब इसके साथ स्मोक मिल जाती है तो हम इसे स्मॉग कहते हैं। तो ये ऊपर नहीं उठते, सरफेस के साथ स्टे करते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि हमें चंद गज़ आगे कुछ नज़र नहीं आता। तो ये भी हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। इसके साथ सॉल्ट क्रिस्टल्स जो हैं वो हवा में मुंतकिल होते रहते हैं। जब सेलाइन वाटर जो है, समुंदर का पानी जो है, जो नमकीन पानी है, उस पे सन रेज पड़ती हैं तो वो पानी हवा में मुंतकिल होता है वाटर वेपर्स की शक्ल में और सॉल्ट क्रिस्टल्स की शक्ल में। तो हवा में वो मुंतकिल होता रहता है। पानी टूटकर गैसियस फॉर्म में अलग हो जाता है, सॉल्ट क्रिस्टल्स अलग हो जाते हैं। तो ये इम्प्योरिटीज़ का हिस्सा है
जो ज़मीन से मुंतकिल होते हैं, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं, और गैसेस इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज्योग्राफी के स्टूडेंट, CSS के स्टूडेंट, PMS के स्टूडेंट, जनरल साइंस के स्टूडेंट और एनवायरनमेंट के स्टूडेंट मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।